नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीवी यथार्थ अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मौलिक अधिकारों की अपन बात कर रहे थे और आज आगे पढ़ते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। कल अपन ने पढ़ा समानता का अधिकार। आज दूसरा मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट, दूसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। और ये है आपके अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। ठीक, 19 से 22 तक किसकी बात की गई है? स्वतंत्रता की। यानी कौन सी स्वतंत्रताएं मौलिक रूप से भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद 19। ठीक, अनुच्छेद 19 के 19(1) में 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कितनी स्वतंत्रताएं? 6 प्रकार की भारतीय नागरिकों को। कौन कौन सी? देखिए, कै। ठीक है, कै में कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहने का मतलब व्यक्ति अपने विचारों को, अपने भावों को किसी भी प्रकार से प्रकट कर सकता है, चाहे वो मौखिक हों, लिखित हों या और किसी माध्यम से हो। विज्ञापन आदि की स्वतंत्रता इसी में है, प्रेस की स्वतंत्रता इसी में है। ये सारी चीज़ें कौन से में हैं? अनुच्छेद 19(1) कै में। प्रेस की और विज्ञापन की स्वतंत्रता, ये भी किस में है? अनुच्छेद 19(1) कै में। ठीक, अच्छा, दूसरी कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19(1) ख में। तो देखिए, शांतिपूर्ण एवं शस्त्र विहीन सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ कि शांतिपूर्ण तरीके से, यानी किसी प्रकार की कोई अशांति का माहौल नहीं हो और शस्त्र विहीन, बिना हथियारों के सम्मेलन है वो आयोजित किए जा सकते हैं। ये नागरिकों को मौलिक अधिकार है और स्वतंत्रता के अधिकार में 19(1) ख में ये बात कही गई है। ठीक, अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि आपको विरोध प्रदर्शन का भी अधिकार है। विरोध प्रदर्शन का क्या है? अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। हड़ताल का अधिकार नहीं है। किसमें है? अनुच्छेद 19(1) ख में। शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन सम्मेलन है वो आयोजित किए जा सकते हैं और इसके तहत आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। अच्छा, शस्त्र विहीन से एक चीज़ याद रखना कि हथियार आप नहीं ले जा सकते, लेकिन जैसे सिख समुदाय है, उनके लिए अलग से ये छूट है, क्योंकि उनका जो कृपाण धारण करने का अधिकार है वो उनका धार्मिक अधिकार, धर्म से वो चीज़ जुड़ी हुई है। इस वजह से सिख हैं वो अपने साथ क्या रख सकेंगे? कृपाण या जो छोटी कटार है, हालांकि वो भी एक तरह का क्या है? अधिकार है। तो वो एक अपवाद है। बाकी शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन और किसी भी तरह का सम्मेलन है वो आयोजित किया जा सकता है, बस वो कानून है उसमें बाधा नहीं बनी। ठीक, अगला (19(1) ग। ग में ये है कि आप संघ, समिति या पार्टी का गठन कर सकते हैं। ठीक, अनुच्छेद 19(1) ग में आपको संघ बनाने का अधिकार है, पार्टी बनाने का अधिकार है। ठीक है,
ये छूट संविधान के अनुच्छेद 19(1) ग में जो नई राजनीतिक पार्टियों का गठन होता है वो किसके तहत होता है? अनुच्छेद 19(1) ग के तहत। ठीक, यानी आपको पार्टी बनाने का, संघ बनाने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है और ये आपके मौलिक अधिकारों में है। ठीक है, चलिए इसके बाद में बात करते हैं घ 19(1) घ में ये कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता पूर्वक और निर्बाध रूप से भारत के किसी भी राज्य में भ्रमण का अधिकार है। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक निर्बाध रूप से घूम सकता है। ठीक है, उसे कहीं भी किसी वजह से रोका नहीं जाएगा। हाँ, अगर वो कानून में बाधा होता है, लोक नियोजन में, लोक व्यवस्था में या संवैधानिक व्यवस्था में अगर कोई बाधा पैदा करेगा तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, इसमें दो तरह के अधिकार होते हैं, एक तो देश में और दूसरा देश से बाहर यानी विदेश में। ठीक, ये जो 19(1) घ है ये केवल किसके लिए है? देश में भ्रमण के लिए। ठीक, विदेश में भ्रमण का अधिकार है ये आपको मिलता है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 के तहत। अपन बात करेंगे आगे। अनुच्छेद 21 में व्यक्ति को, भारतीय नागरिक को विदेश जाने का अधिकार है। ठीक, और देश में किसी भी राज्य में घूमने का अधिकार कौन से में? अनुच्छेद 19(1) घ में। ठीक है, फिर इसके बाद में अच्छा, इसमें कौन सा अधिकार दिया गया है? इसमें देश के किसी भी हिस्से में निवास करने या बसने का अधिकार, मतलब आवास का अधिकार कह सकते हो उसको। ठीक है, यानी आप देश के किसी भी हिस्से में अस्थायी या स्थायी तौर पर अपना निवास या आवास बना सकते हैं। संविधान में आपको मौलिक अधिकारों में ये चीज़ प्रदान की गई है। आप चाहे अस्थायी रूप से रहें चाहे स्थायी रूप से देश के किसी भी हिस्से में आप रह सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में 6। ठीक है, अच्छा मैंने 6 क्यों नहीं लिखा इसकी बात अपन करेंगे। 6 में क्या दिया गया आपको? व्यापार, वाणिज्य या वृत्ति कह सकते हो, जीवन यापन के लिए जो भी आप काम करते हो। ठीक, किसी भी तरह का रोजगार, किसी भी तरह का व्यवसाय, व्यापार है वो करने की और उसको अपने हिसाब से संचालित करने की छूट है, वो संविधान के 19(1)(6) में दी गई है। ठीक, अब बात करते हैं कि 6 है वो कहाँ गया। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता या अनुच्छेद 19 में दी गई है। पहले 7 थी, पहले क्या थी? 7। प्रारंभ में अनुच्छेद 19(1) में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। ठीक, कौन सी? एक थी 19(1)(च) और ये थी संपत्ति की स्वतंत्रता। संपत्ति की स्वतंत्रता यानी भारत के नागरिकों को अपने हिसाब से संपत्ति अर्जित करने, उसके प्रबंधन की और उसको उपयोग में लेने की स्वतंत्रता थी। वर्तमान में ये जो संपत्ति की स्वतंत्रता है ये 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के बाद में इसको क्या कर दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 19 के बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया? देखिए, 20 में स्वतंत्रता दी गई है किस संबंध में? दोष सिद्धि के संबंध में
स्वतंत्रता, यानी किसी व्यक्ति पर कोई अपराध है वो साबित करने के लिए, वो अपनी तरफ से बचाव करने के लिए उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं, वो कौन से हैं? ठीक, दोष सिद्धि के संबंध में देखो इसमें 3 बातें हैं। पहली ये कि अपराधी को प्रचलित कानून के तहत ही सजा दी जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत का जो संविधान है, जो कानून है, वो भूतलक्षी है, भविष्य लक्षित नहीं है। मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया उसको सज़ा है उसी के हिसाब से मिलेगी। ये नहीं कि उसने अपराध 5 साल पहले किया और अभी 1 साल पहले अगर कानून है उसमें बदलाव हो चुका तो उसको सज़ा है वो 5 साल पहले जो कानून था उसी के हिसाब से मिलेगी। ठीक है, यानी प्रचलित कानून के हिसाब से ही सज़ा दी जाएगी। दूसरा इसमें यह है एक ही व्यक्ति को एक अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी अपराधी को एक अपराध की एक बार ही सज़ा होगी, उसे उसी अपराध के लिए दूसरी बार सज़ा है वह नहीं सुनाई जा सकती। ठीक है, तीसरा स्वयं के विरुद्ध गवाह नहीं बनाया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि किसी भी अपराधी को अपराधी सिद्ध करने के लिए किसी न किसी दूसरे व्यक्ति की गवाही है वो आवश्यक है। व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध है वो गवाह नहीं बनाया जा सकता। हाँ, इसके लिए उसके हस्ताक्षर हैं वो लिए जा सकते हैं। इसके अलावा उसके रक्त का, पेशाब का, ठीक है, ये नमूने वगैरह हैं वो लिए जा सकते हैं। इसके अलावा उसके फिंगरप्रिंट हैं वो लिए जा सकते हैं, अंगूठे का निशान वगैरह है, हस्ताक्षर है, ब्लड के सैंपल वगैरह हैं, यूरिन के सैंपल हैं, ये लिए जा सकते हैं। लेकिन व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य है वो नहीं माना जा सकता, साक्षी नहीं माना जा सकता, या उसको गवाह है वो नहीं माना जा सकता। ठीक है, हालांकि कुछ अपवाद भी हैं इसके, जैसे लाई डिटेक्टर टेस्ट सुना आपने कई बार, झूठ पकड़ने वाली मशीन। ठीक है, इसके अलावा जैसे नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट। ठीक, ये क्या है? ये इसके अपवाद हैं, लेकिन ये तभी किए जा सकते हैं जब कोई अपराधी है उसका अपराध महिलाओं या बच्चों से उनके उत्पीड़न से जुड़ा हो, यौन अपराध से संबंधित कोई मामला हो, या देश की सुरक्षा से संबंधित कोई मामला हो, ऐसा कोई अपराधी हो, और फिर न्यायपालिका है अगर इसकी इजाज़त दे तो ये टेस्ट हैं वो किए जा सकते हैं। अन्यथा अन्य मामलों में किसी भी अपराधी को उस समय के प्रचलित कानून जब उसने अपराध किया उसी के हिसाब से सज़ा दी जाएगी। एक ही व्यक्ति को एक अपराध की 2 बार सज़ा नहीं होगी। और तीसरा ये है कि उसको स्वयं के विरुद्ध गवाह है वो नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 20 में ये तीनों अधिकार दिए गए हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 21 में कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, कहने का मतलब सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि आदमी को जिंदा रहने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें ये बात हुई, विवाद हुआ कि साहब ये जीने का अधिकार या जीवन का अधिकार वास्तव में है क्या? ठीक, तो न्यायपालिका ने इसकी व्याख्या की। एक वाद आया 1950 में,
गोपालनवाद 1950। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि ये व्यक्ति की निजी एवं शारीरिक स्वतंत्रता है। क्या है? निजी एवं शारीरिक स्वतंत्रता से संबंधित मामला है, ठीक। यानी उसको अपनी पर्सनल और शारीरिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उसको जिंदा रहने का अधिकार है, अपनी बात गोपनीय रखने का अधिकार इसमें, ठीक। यानी इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार की क्या की? सूक्ष्म व्याख्या की, ठीक। शॉर्ट में निपटा दिया मामला। इसके बाद में 1978 में मेनका गांधीवाद 1978, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी विस्तृत व्याख्या की। किसकी? अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की विस्तृत व्याख्या कौन से वाद में पेश की गई? 1978 के मेनका गांधीवाद। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये केवल निजी और शारीरिक स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। इसमें कहा कि आदमी को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, इसके अलावा अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार है, ठीक है, शिक्षा का अधिकार है, इसके अलावा चिकित्सा का अधिकार है, ये भी उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में। इसके अलावा आपके शयन का अधिकार है, ठीक, सोने का, नींद लेने का अधिकार। पर नींद लेने का अधिकार मतलब ये नहीं कि आप बीच सड़क पे चारपाई डाल के सो जाओ, ठीक है। अगर लोक व्यवस्था में बाधक है वो चीज़, तो ये आपको अधिकार नहीं है। इसके अलावा आपको जैसे शोर प्रदूषण से मुक्ति है, ठीक है, उसका अधिकार है। इसके अलावा आपको अगर हिरासत में ले लिया जाता है तो हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। इसके अलावा आपको विदेश यात्रा का अधिकार है, आप सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हो, उसका अधिकार है। और भी इसमें खूब सारे अधिकार हैं, जैसे आपको हथकड़ी या बेड़ियों से संबंधित अधिकार है। और इस अधिकार में यह है कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर हथकड़ी है वो नहीं लगाई जा सकती, ठीक, सार्वजनिक स्थान पर। इसके अलावा फांसी से रिलेटेड भी एक अधिकार है इसमें। फांसी से रिलेटेड ये है कि किसी भी आदमी की फांसी में क्या नहीं होनी, देरी नहीं हो सकती। और दूसरी चीज़, उसे सार्वजनिक तौर पर फांसी है वो नहीं दी जा सकती। इसके अलावा निजता का अधिकार है, प्राइवेसी का अधिकार सारे नागरिकों को। ये सारे अधिकार कुल मिला के इसमें टोटल लगभग 35 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। किसमें? अनुच्छेद 21 में, ठीक है। और ये 35 अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने कब बताए? 1978 में मेनका गांधीवाद में। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जीवन का ये जो अधिकार है, इसको अगर आवश्यकता पड़ी तो इसकी दोबारा से हम व्याख्या करेंगे, जब जब ज़रूरत होगी इसकी व्याख्या होती रहेगी, ठीक है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21। गोपालनवाद 1950 में इसकी सूक्ष्म व्याख्या करते हुए उसको निजी और शारीरिक स्वतंत्रता बताया, ठीक है। और 1978 में मेनका गांधीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी विस्तृत व्याख्या की, सूचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, ठीक है। इसके अलावा ये आपको विदेश यात्रा का, फांसी से निजता का और बहुत से तरह के अधिकार हैं। लगभग 35 तरह के अधिकार हैं बताएं कौन से वाद में? 1978 के बाद, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अनुच्छेद 21 क, ठीक। मूल संविधान में अनुच्छेद 21 क नहीं था, ठीक है। और इसमें जो बात कही गई वो 21 में ही थी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21 में कहा गया था कि उनको शिक्षा का अधिकार रहेगा, ठीक। लेकिन 21 क है, उसको कब जोड़ा गया? 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी द्वारा इसको जोड़ा गया। और इसमें ये व्यवस्था की गई कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को
बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। और ये व्यवस्था कब से की गई? 2002 से। कौन सा संवैधानिक संशोधन? 86वां। क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 के जोड़ा गया। ठीक। और इसके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब बनाया गया? 2009 में। ठीक। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है वो कब बनाया गया? 2009 में। और ये लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से क्या हो गया? ये लागू हो। कौन सा अधिनियम? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ठीक है। मूल संविधान में ये नहीं था, अनुच्छेद 21 के बाद में जोड़ा गया, 86वें संवैधानिक संशोधन के बाद में। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों का अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है कि उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले, प्राथमिक शिक्षा कम से कम उनको प्राप्त हो। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 22 में स्वतंत्रता कौन सी दी गई है? गिरफ्तारी संबंधी स्वतंत्रता। ठीक है। यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसको कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई है। ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, वो व्यक्ति को हैं। 3 अधिकार उसके हैं जिसको गिरफ्तार किया जाना है। पहला अधिकार है उसको, वो कौन सा है? कारण जानने का अधिकार। कारण जानने का अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको ये अधिकार है कि उसको गिरफ्तारी का कारण है वो बताया जाए। वो कह सकता है भाई किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हो मुझे। ठीक। दूसरा अधिकार है वो कौन सा है? परामर्श। परामर्श कौन सा? अपने वकील से। वकील से परामर्श का अधिकार, मतलब किसी भी व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसका ये अधिकार है कि वो अपनी पसंद के वकील से उस गिरफ्तारी संबंधी विचार कर सके या वो उससे सहायता है वो प्राप्त कर सके। फिल्मों में देखते हैं ना अपन, कई बार किसी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आती है तो वो कहता है रुको मेरे वकील से बात करो। ठीक। तो वो चीज़ है। तीसरा अधिकार है उसको, वो कौन सा है? तीसरा अधिकार है कि गिरफ्तार व्यक्ति को, जिसको गिरफ्तार किया जाना है, उसको अधिक से अधिक कितने समय तक न्यायिक हिरासत में रखा जा सकता है? तो 24 घंटे के भीतर। 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश किए जाने का अधिकार। ठीक है। यानी पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद में अधिकतम कितने घंटे तक? 24 घंटे तक है वो हिरासत में रख सकती है। इससे अधिक अगर उसको हिरासत में रखना है तो पुलिस को, न्यायाधीश है, उससे क्या लेनी होगी? अनुमति लेनी होगी। हाँ, हालांकि इसमें यह है कि ये जो 24 घंटे हैं उसमें यात्रा के घंटे हैं वो शामिल नहीं है। इसमें कौन से घंटे शामिल नहीं हैं? यात्रा के घंटे शामिल नहीं हैं। यानी पुलिस ये कह सकती है कि साहब हम 24 घंटे में इसलिए नहीं ला सके क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लाने में इसको इतना समय है वो हमें रास्ते में लग गया। ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक अपवाद वाली चीज़ है, वो कौन सी? देखो आगे चलते हैं अपन। कुछ कानून होते हैं जिनको निवारक कानून कहा जाता है। कौन से कानून? निवारक कानून। निवारक कानून वे होते हैं जो भविष्य में होने वाली देश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक। निवारक कानून कौन से हैं?
जो देश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है निवारक कानून। ठीक है, और ये जो निवारक कानून है इसके तहत केवल शक के आधार पर, यानी किसी पर अपराध सिद्ध हो नहीं हो, मात्र उस पर अगर शक है कि वो अपराधी है, उस आधार पर, या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, तो उस आधार पर उसको क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसकी अवधि कितनी है, 3 माह, यानी 3 माह तक उसको हिरासत में रखा जा सकता है बिना अपराध साबित हुए, बिना उसको न्यायाधीश के समक्ष पेश किए। ठीक है, हालांकि 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद 1978 के बाद ये अवधि कितनी कर दी गई है, 2 माह। कितनी कर दी गई, 2 माह। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अभी भी ये व्यवस्था है कि किसी भी अपराधी को अगर न्यायपालिका है उसने अनुमति नहीं दी है तो 2 माह तक उसको गिरफ्तार है वो रखा जा सकता है, हिरासत में रखा जा सकता है, अगर उसकी गिरफ्तारी कौन से कानून के तहत हुई है, निवारक कानूनों के तहत हुई है। ठीक, जैसे इसके उदाहरण हैं आपके मीसा है, इसके अलावा नासा है, टाडा है, पोटा है। ये ऐसे कानून हैं जो कौन से हैं, निवारक कानून है। ठीक है, हालांकि टाडा है वो ख़त्म हो चुका है, ये 1995 में समाप्त हो गया, 1985 में बना, 95 में, 10 साल बाद में इसको समाप्त कर दिया गया। पोटा है ये 2002 में बना और 2004 में इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक, लेकिन फिर भी ये मीसा है, एनएसए है, ठीक है, एनएसए है, सॉरी नासा नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे कानून हैं जो वर्तमान में प्रचलित हैं और इनके तहत गिरफ्तार व्यक्ति हैं। एक तरह से ये कह सकते हैं कि आतंकवादी गतिविधियों जैसे लोग हैं या देश की शांति और सुरक्षा को जो खतरा होते हैं उन लोगों पर निवारक कानून है वो लगाए जाते हैं। और इनके विरुद्ध आपको एक नाम आपने सुना हो तो इरोम शर्मिला चानू। इरोम शर्मिला चानू है मणिपुर की एक महिला जिन्होंने इन कानूनों के खिलाफ लगभग 16 साल तक उन्होंने भूख हड़ताल की। ठीक, और वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका, आज तक सबसे लंबी भूख हड़ताल है वो किसने की है, इरोम शर्मिला चानू मणिपुर की। और ये इन्हीं निवारक कानूनों के विरुद्ध उन्होंने भूख हड़ताल की। इसमें कई क्या हैं, जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनको बहुत सारी परेशानी हो जाती है। और जैसे आपने एक नाम सुना हो रोलेट एक्ट। ठीक, रोलेट एक्ट की ही भांति ये कानून है निवारक, न अपील न वकील न दलील वाला जो कानून था उसी से मिलता जुलता कानून है निवारक कानून। और जो देश विरोधी गतिविधियों में जो लोग शामिल होते हैं उन पर ये कानून लगाया जाता है। ठीक, और ख़ास बात ये है कि ये निवारक कानून है दुनिया में केवल कौन से देश में है, केवल भारत में। केवल कहाँ है, भारत में है, दुनिया के अन्य देशों में इस प्रकार के कोई कानून नहीं है। ठीक, तो याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अभी अपन ने कौन सा अधिकार पढ़ा, स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार में अपन ने अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 के बारे में बात की। ठीक है, अगला अधिकार, तीसरा मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आपके अनुच्छेद 23 और 24 में, अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक, इसमें कौन कौन सी चीज़ है, देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 है, इसमें आपकी बेगार प्रथा, बंधुआ प्रथा, बलात् श्रम। ठीक है, इसके अलावा मानव दुर्व्यापार,
देवदासी प्रथा आदि पर क्या लगाई गई है? रोक लगाई गई। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23 के तहत। बेगार प्रथा का मतलब, बेगार का मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को बिना वेतन के, बिना मजदूरी के उससे काम करवाया जाता है तो वो क्या होगी? बेगार। बंधवा मजदूर प्रथा, यानी किसी मजदूर को अगर बंधक बनाकर रखा जाता है तो वो बंधवा प्रथा। बलात् श्रम, यानी किसी आदमी की उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर उससे काम लिया जाता है तो वो बलात् श्रम। मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार का मतलब महिलाओं बच्चों का अलग अलग प्रयोजनों से, ठीक है, चाहे उनका देह व्यापार के लिए हो, चाहे अंग व्यापार के लिए हो, चाहे और किसी भीख वगैरह मंगवाने के लिए उनका व्यापार हो, ठीक है, उस पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा देवदासी प्रथा, मंदिरों वगैरह में आप ये प्रथाएं सुनते हो, इस प्रकार की कई पुराने ज़माने में होती थी, ठीक है। और अभी हाल ही में आमिर खान के बेटे जुनैद खान की एक मूवी आई है महाराज, वो इसी देवदासी प्रथा पर है, ठीक। तो ऐसी प्रथाओं पर क्या लगाई गई है? रोक। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 23, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम को निषेध किया गया है। बाल श्रम को निषेध किया गया है, ठीक। बाल श्रम यानी छोटे बच्चों से, और इसमें बच्चों से मतलब है कि जो बालिग नहीं हैं उनसे किसी प्रकार का कोई काम है वो नहीं करवाया जा सकता। 1986 में इसके लिए बाल श्रम निषेध अधिनियम बनाया गया, ठीक है। और 2016 में इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया। 2016 में इसमें संशोधन किया गया और इसमें बाल श्रम निषेध में एक और नाम जोड़ दिया गया, बाल एवं किशोर। एक किशोर शब्द जोड़ दिया गया, और किशोर का मतलब ये हुआ कि 14 से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको क्या माना गया? किशोर माना गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनसे किसी प्रकार का काम है नहीं लिया जा सकता, ठीक है। और जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं उनसे कोई भी जोखिमपूर्ण काम है वो नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। यानी जैसे कोई विस्फोटक का वो सामान बनाने वाले कारखाने हैं, कोई कांच वगैरह का, कोई आग का कोई काम है वो, ठीक है। तो वो, इसके अलावा उनके स्वास्थ्य और शिक्षा पर अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो वैसा काम उनसे नहीं करवाया जा सकता। उनसे कोई जैसे अभिनय वगैरह की है, कोई स्पोर्ट्स कोई एक्टिविटी है, इस तरह के काम है, या कोई घरेलू कामकाज है, वो 14 से 18 साल तक के बच्चे हैं उनसे करवाया जा सकता है। लेकिन 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी प्रकार का कोई भी काम है वो नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध, ठीक है। दोबारा देखो एक बार, अनुच्छेद तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 में बेगार प्रथा, बंधवा प्रथा, बलात् श्रम, मानव दुर्व्यापार, देवदासी प्रथा आदि पर रोक लगाई गई है। और अनुच्छेद 24 में बाल श्रम है उसको क्या किया गया है? निषेध किया गया है, ठीक। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध किया गया है, ठीक है। अगला मौलिक अधिकार है चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28, ठीक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी इसमें जो सारी बातें हैं वो किससे रिलेटेड होंगी? धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड। और सबसे पहले बात करें अपन अनुच्छेद 25 की। अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है? इसमें दी गई है आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक। कौन सी स्वतंत्रता? अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी धर्म के मामले में आपकी आत्मा क्या कह रही है और उसके निर्णय को आपको किस प्रकार से लेना है, वो सारी छूट है वो कौन से अनुच्छेद में दी गई? अनुच्छेद 25 में। इसमें आपको आस्तिक या नास्तिक रहने का अधिकार है, ठीक।
आप आस्तिक रहो नास्तिक रहो, आप भगवान को मानो नहीं मानो, ये आपको अधिकार है। इसके अलावा आपको अपना इष्ट देवता है उसको बदलने का अधिकार है। ठीक, आप अब तक बालाजी को मानते थे और अब आपको लगता है कि बालाजी को मानने से मान लो कोई फ़ायदा नहीं है, अपना भैरव जी को मनाएंगे, तो आप भैरव जी को मना सकते हो। ठीक है, या आपको ये लगता है कि अब तक भैरव जी ठीक थे लेकिन काम नहीं बन रहा, तो अब है मुझे कौन से माता जी को अपनाना चाहिए, तो अपना सकते हो। इसके अलावा आप अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं। ठीक है, अपने धर्म के अनुसार आचरण, आपका धर्म क्या कहता है, किस हिसाब से आपको आचरण करना चाहिए, वो आचरण करने की स्वतंत्रता है। इसी में आपको अपने धर्म की अभिवृद्धि के लिए उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। आप अपने धर्म का क्या कर सकते हो, प्रचार प्रसार। ठीक, यानी आप अपने धर्म को बढ़ाने के लिए आपको जो भी ठीक लगे, बस वो दूसरे की किसी चीज़ में कोई किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करता हो, या लोक व्यवस्था में बाधक नहीं हो, लोक स्वास्थ्य में बाधक नहीं हो, तो आप अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसी भी तरह की कोई गतिविधि है वो संचालित कर सकते हैं। ये छूट आपको कौन से अनुच्छेद में दी गई है, अनुच्छेद 25 में दी गई है। ठीक, इसी के तहत आचरण में एक चीज़ याद रखना आप, कि जैसे सिख हैं, ठीक, सिखों को जो कृपाण रखने की स्वतंत्रता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत मिली है, तो याद रखना अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 के तहत कृपाण रखने की स्वतंत्रता दी गई। अच्छा, इसी में एक चीज़ और याद रखना, इसी में ये कहा गया है कि हिंदुओं की जो सभी संस्थाएं हैं वो सारे हिंदू वर्गों के लिए क्या रहेंगी, खुली रहेंगी। और इसमें ये कहा गया है कि ये आपके जो सिख, जैन और बौद्ध हैं वो भी क्या हैं, हिंदू। ठीक, सिख जैन और बौद्ध भी क्या हैं, हिंदू हैं। ये बात कौन से अनुच्छेद में कही गई है, अनुच्छेद 25 में। और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाएं हैं वो इन तीनों के लिए भी क्या होंगी, समान रूप से खुली होंगी। ठीक, चलिए दोबारा देखो एक बार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है, यानी आप आस्तिक रहो नास्तिक रहो, अपने किसी भी देवता को बदलो, धर्म के अनुसार आपको आचरण करने का अधिकार है, धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। और इसी में आप याद रखना, सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के तहत दी गई है। ठीक, अनुच्छेद 26। ठीक, अनुच्छेद 26 में आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई। यानी अनुच्छेद 25 है वो व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता दे रहा था आपको, और अनुच्छेद 26 है ये सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी आप धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी भी तरह के कोई प्रबंधन वगैरह है वो कर सकते हो। जैसे आप कोई पूजा का आयोजन कर रहे हो, कोई जागरण वगैरह है, या और किसी तरह की कोई गतिविधि है, कथा वगैरह करवाते हैं लोग, वो उनके आयोजनों की छूट है वो अनुच्छेद 26 में। चलिए आगे, अनुच्छेद 27 में एक आ गया है कि राज्य धार्मिक आधार पर कोई कर नहीं लगेगा। यानी धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई कर है वो आप पर लागू नहीं होगा। ये किस में कहा गया, अनुच्छेद 28 में कहा गया। ठीक है, और राज्य किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई योजना है वो नहीं बनाएगा, किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए उसे कोई अलग से कोई छूट नहीं देगा, या किसी धर्म को दबाने के लिए, उसे कमज़ोर करने के लिए किसी प्रकार का कोई टैक्स है वो नहीं लगाएगा। ठीक, जैसे पुराने ज़माने में हुआ करते थे, आपको पता है जजिया, ज़कात, कई तरह के कर हैं वो लागू होते थे, उस प्रकार का कोई कर है वो नहीं होगा। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 28 में एक आ गया है कि
धार्मिक शिक्षा क्या है? निषेध। और धार्मिक शिक्षा है, इसको निषेध कहाँ कहाँ किया गया है? देखो, कई तरह की स्कूलें होती हैं, ठीक है। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो उनका रख रखाव, प्रबंधन, उनकी स्थापना है सारी सरकार के द्वारा होती है, ठीक है। दूसरे कई ऐसे संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना है वो किसी न्यास परिषद या समुदाय द्वारा की गई है, लेकिन उनका संचालन है वो राज्य करता है, ठीक है। तीसरा ये है कि कुछ ऐसी निजी संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना है वो किसी ने की है, लेकिन राज्य से वो क्या ले रहे हैं? अनुदान ले रहे हैं। और चौथे प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से क्या है? निजी है। उनकी स्थापना भी निजी व्यक्तियों द्वारा हुई है और उनका संचालन है वो भी निजी व्यक्ति द्वारा की जा रही है, ठीक है। तो जो दो तरह की प्रारंभ वाली जो स्कूलें हैं जो राज्य से अनुदान लेती हैं, जिनका संचालन राज्य करता हो या जिनकी स्थापना ही राज्य द्वारा हो, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन जो राज्य से अनुदान लेती हों और जिनका संचालन निजी व्यक्तियों द्वारा हो रहा है, उनमें धार्मिक शिक्षा है वो दी जा सकती है, लेकिन किसकी सहमति पर? एक तो बच्चा है वो अगर खुद समझदार है, बालिग है, बच्चा क्या है? खुद बालिग है, एडल्ट है, तब उसकी सहमति से, और उससे पहले उसकी माता पिता की स्वीकृति से, ठीक है। उनको धर्म की है वो शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उनको किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, या राज्य द्वारा संचालित किसी भी संस्था में इस प्रकार की शिक्षा क्या है? वो निषेध है। अनुच्छेद 28 ये कह सकता है कि धार्मिक शिक्षा है वो निषेध है। अगर माता पिता की सहमति है, बच्चा समझदार है, उसकी सहमति है, और अगर वो संस्था सरकारी नहीं है या उसका संचालन सरकार नहीं कर रही है, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा है वो दी जा सकती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद में। अगला मौलिक अधिकार शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ठीक है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और इसमें पहला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में ये कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को, किनको? अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति धारण करने का, उसे अपनाने का अधिकार है वो संविधान में दिया गया है, ठीक है। अल्पसंख्यकों की बात करें तो कौन? जैसे भारत में मुसलमान हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे ईसाई हैं, जैन हैं, सिख हैं, ठीक, ये अल्पसंख्यक समुदाय है, ठीक। हालांकि स्पेशली बात करें तो मुसलमानों से रिलेटेड ही है ये चीज़, और उनको ये स्वतंत्रता दी गई है, उनको ये भी अधिकार है कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा है वो अपनी मातृभाषा में है वो उपलब्ध करवा सकते हैं, ठीक। तो अच्छा, यहाँ से एक सवाल है वो कई बार पूछा जाता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 29, ठीक है। याद रखना, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने वाला अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 29, ठीक। और इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, संस्कृति, लिपि या अन्य किसी आधार, जाति या मूल वंश के आधार पर उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं
खोलने, या ये कह सकते हो कि प्रबंधन एवं प्रशासन स्थापना, ये अधिकार हैं वो कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के, उनके प्रबंधन और संचालन का अधिकार वो दिया गया है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, कोई ये पूछ ले कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया है, या अल्पसंख्यक का संविधान के अनुसार क्या अर्थ है, तो याद रखना संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक। पांचवा मौलिक अधिकार शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। 29 में है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति आदि धारण करने का अधिकार है, और 30 में यह है कि उनको अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का, उनके संचालन का अधिकार है। और अल्पसंख्यक शब्द है उसको संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। अगला मौलिक अधिकार, अंतिम छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, उपचार का मतलब होता है कि इलाज एक तरह से, और संविधान से अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो जाती है संविधान में, तो उसका उपाय है वो क्या किया जाए, ये चीज़ अनुच्छेद 32 में बताई गई। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। अंबेडकर ने ये कहा कि अनुच्छेद 32 के बिना संविधान है वो अर्थविहीन है, अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा या हृदय है। ठीक, जबकि ठाकुर दास भार्गव ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा बताया। ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। रिट का मतलब ये हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर 5 आदेश है वो जारी कर सकता है। वो कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी का मतलब यहाँ पर कैदी से है, वो बंदा बंदी वाला बंदी नहीं है, बदोबदी वाला भी नहीं है। ठीक, बंदी मतलब कैदी से, यानी कैदी को 24 घंटे के अंदर अगर न्यायालय में या न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और उसे बिना न्यायिक अनुमति के उसे बंदी बना के रखा जाता है, तो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, वो रिट जारी कर सकता है और उसे पेश करने का आदेश है वो जारी कर सकता है। ठीक, अच्छा, ये चीज़ है, ये जो रिट है यह है निजी एवं सरकारी दोनों प्रकार के व्यक्तियों या संस्थाओं के विरुद्ध है वो जारी की जा सकती है। यानी किसी निजी संस्था ने या किसी व्यक्ति ने किसी को अगर गलत तरीके से, गलत इरादे से बंदी बना के रखा है, ठीक है, या सरकारी संस्था या सरकारी व्यक्ति या सरकारी तंत्र ने उसको बंदी बना कर रखा है, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, उसको पेश नहीं किया गया है, या उसको बिना कारण, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के अगर उसको बंदी रखा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करेगा और ये कहेगा भाई उसे न्यायाधीश में के समक्ष है वो पेश किया जाए, न्यायालय में उसको पेश किया जाए। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण पहली रिट है, वो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति दी गई है
कि वो बंदी प्रत्यक्षीकरण के संबंध में रिट जारी कर सकता है, और ये रिट निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के लिए जारी की जा सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरे प्रकार की रिट है वो है परमादेश। ठीक, और इसका शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। ठीक, परमादेश देखो, परम का मतलब होता है सबसे बड़ा, और आदेश का मतलब ऑर्डर। ठीक, और सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थों को क्या दे सकता है? आदेश दे सकता है। ठीक है, किस मामले में? अगर कोई भी व्यक्ति है वो अगर आदेशों का पालन नहीं कर रहा है या कर्तव्य पालना नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में परमादेश है वो रिट जारी की जा सकती है। किसके लिए? कर्तव्य पालना हेतु। ठीक, और यह केवल सरकारी संस्थाओं या सरकारी कर्मचारियों के लिए ही जारी की जा सकती है। कौन सी रिट? परमादेश वाली। ठीक, परमादेश शाब्दिक अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं। किसके लिए जारी की जा सकती है? ये कर्तव्य पालना हेतु। और कर्तव्य पालना किन के लिए? केवल सरकारी संस्थाओं या सरकारी अधिकारियों के लिए। ठीक, सरकारी में ये बात करें तो याद रखना, राष्ट्रपति, राज्यपाल या निजी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के विरुद्ध परमादेश जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि राष्ट्रपति, राज्यपाल या कोई निजी व्यक्ति या निजी संस्था है उसके विरुद्ध परमादेश है वो जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार। परमादेश, इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। ये कर्तव्य पालना हेतु सरकारी व्यक्तियों या सरकारी संस्थाओं के विरुद्ध जारी होती है, और राष्ट्रपति, राज्यपाल या निजी कोई व्यक्ति या संस्था है उसके विरुद्ध इस प्रकार की रिट जारी नहीं की जा सकती। ठीक है, अगला 3 हो गए। तीसरी रिट कौन सी है? प्रतिषेध। देखो, इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। ठीक है, ये उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है। ठीक है, यानी अगर यही रिट सर्वोच्च न्यायालय है वो जारी करेगा तो किसके लिए होगी? उच्च न्यायालय के लिए। अगर उच्च न्यायालय जारी करेगा तो किसके लिए होगी? जिला न्यायालय के लिए। ठीक है, यानी ये हो गया अधीनस्थ, ये हो गया इसका उच्चतर, और इधर ये हो गया अधीनस्थ, ये हो गया इसका उच्चतर। ठीक, ये कब जारी की जा सकती है? जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करे, तो ऐसी स्थिति में कौन सी रिट जारी की जाएगी? प्रतिषेध। ठीक, और एक चीज़ याद रखना, यह केवल न्यायालय के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। ठीक, यह रिट केवल न्यायालय के विरुद्ध जारी की जा सकती है। दोबारा देखो, प्रतिषेध
उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाएगी कब? जब वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करेगा, ठीक है, और ये केवल न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाएगी, ठीक। चलिए आगे। चौथा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब है प्रेषण। प्रेषण से आपको आभास हो रहा होगा कि ये भेजने से रिलेटेड है, कोई संदेश है उससे रिलेटेड है। तो उत्प्रेषण का मतलब होता है कि उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय वो किसी भी मामले को अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास मंगा सकता है, ठीक। अपने पास मंगा सकता है या उसकी सूचना है वो मांग सकता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय है वो उच्च न्यायालय में अगर कोई वाद है, कोई मामला है, तो उसको सुनवाई के लिए या उसके आगे की कार्रवाई के लिए अपने पास मंगवा सकता है और ये कह सकता है कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या प्रक्रिया चल रही है, उसकी सूचना है मुझे उपलब्ध करवाई जाए। और अगर मामला है वो सर्वोच्च न्यायालय को लगे कि ये अपने यहाँ होना चाहिए, इसका निपटारा है वो उच्च न्यायालय में नहीं होगा, तो वो उस मामले को अपने पास में मंगवा सकता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, यह जो रिट है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्यपालिका के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। कार्यपालिका के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, ठीक, याद रखना ये चीज़। अंतिम पांचवी जो रिट है वो कौन सी है? अधिकार पृच्छा, ठीक। अधिकार पृच्छा है, इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से, ठीक। यानी अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद को, ठीक है, बिना योग्यता के धारण कर ले, ठीक, अगर किसी सार्वजनिक पद को कोई व्यक्ति बिना योग्यता के धारण कर लेता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये पूछा जाएगा रिट जारी करके कि उसने ये पद है वो किस अधिकार से धारण किया है और उसे ये चीज़ बतानी होगी, ठीक। तो ये पांचवी रिट कौन सी है? अधिकार पृच्छा, यानी किस अधिकार से उसने सार्वजनिक पद को धारण किया है उसके बारे में उसे बताना होगा। तो ये जो पांचों प्रकार की रिट है ये ध्यान रखना, इनका क्रम थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। और ये थे आपके मौलिक अधिकार। फिर इसके बाद में अनुच्छेद 33, 34, 35 उनकी बात अपन पहले कर चुके हैं और उम्मीद है सीईटी के एग्ज़ाम में मौलिक अधिकारों में इनसे बाहर किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।